हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए शुरुआत करते हैं अपने कारवां को आगे बढ़ाते हुए। आज हम अपने लेक्चर नंबर 3 में क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं आर्नोल्ड समरफील्ड। कौन है ये आर्नोल्ड समरफील्ड? ऑब्वियसली फिजिसिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है। उनके बारे में बताएंगे उन्होंने क्या बताया। हालांकि यहाँ 2 लाइन आपको दिख रही होंगी, लेकिन मैं आपको 2 बातें औरली बताऊंगा। फिर उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं बोहर मॉडल की पिक्चर, और कुछ आज फीलिंग लेंगे हम थोड़ी सी क्वांटम मैकेनिक्स की, और आधार उसका बेस श्रोडिंगर इक्वेशन। जी हाँ, आज उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, एक फील ले लेंगे, सो दैट कि जब अंडर ग्रेजुएट जब हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक कनेक्शन तो होता ही है, फीलिंग तो बीच बीच में आपको लेनी ही पड़ेगी। इससे आप कनेक्शन आपका बना रहेगा कि हाँ, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट का जो हमारा टॉपिक है वो तो हमें करना ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्नोल्ड समरफील्ड, जर्मन फिजिसिस्ट, उन्होंने जो ये इक्वेशन है हाइड्रोजन एटम के लिए जो हमने पढ़ा था, और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए जो एनर्जी की इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, En = -13.6 Z²/n² eV, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम इस इक्वेशन को ये मानते हुए कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमते हैं तो वो ऑर्बिट की शेप सर्कुलर नहीं होती, एलिप्टिकल होती है, अगर हम उस पर ये अप्लाई करें इक्वेशन तो क्या वैलिड होगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हाँ होगा, वैलिड फॉर एलिप्टिकल ऑर्बिट आल्सो। हालांकि समरफील्ड की इक्वेशन है पूरी की पूरी, पूरा उसका एक रिजल्ट है, और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स स्वाभाविक है, उसमें मैंने भी पढ़ा है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में उसका पूरा एक डेरिवेशन है, पूरी एक इक्वेशन है। अभी हम उस इक्वेशन पर नहीं जा रहे, लेकिन सिर्फ मैंने आपको नाम जरूर दे दिया, ठीक है। उस समरफील्ड जो हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। उन्होंने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की जो शेप होती है एलिप्टिकल, उसके बेस पर उन्होंने एक इक्वेशन, एक रिजल्ट तैयार किया था, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास ये है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो इस केस में जो है ये एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए भी ये रिलेशन वैलिड है। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। ध्यान से सुनिएगा, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। आज आपकी सोच थोड़ी सी बदल देते हैं। आप लोगों ने हालांकि पढ़ा भी है, रिवीजन पार्ट हमारा हो रहा है। ऑर्बिट हम लोग हमेशा समझते हैं कि ऑर्बिट एक पाथ का नाम है, जैसे सैटेलाइट है एक ऑर्बिट में घूम रहा है, प्लैनेट है वो भी एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं सन के चारों तरफ। और ऐसा ही अभी हमने क्लासिकल पिक्चर में पढ़ा, रदरफोर्ड बोर्स मॉडल के सेमी क्लासिकल पिक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि वो ऑर्बिट जो है वो एक क्लोज पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऑर्बिट वर्सेस ऑर्बिटल नहीं, बल्कि सेमी क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में जो है वो एक डिफरेंस बताने जा रहा हूँ कि कैसे एटॉमिक लेवल पर जो क्लासिकल अप्रोच है वो किसको टेंड्स करता है, क्वांटम अप्रोच को। और जब बात लार्ज स्केल की आती है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वांटम मैकेनिक्स को अगर आप एक मैक्रोस्कोपिक लेवल पर लेके जाएं तो वो क्लासिकल अप्रोच को ही फॉलो करता है। जी हाँ, अभी हम एटॉमिक लेवल की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बोहर मॉडल पिक्चर क्या है? एनर्जी वैल्यू असाइन फॉर ईच ऑर्बिट, ठीक है। बोहर मॉडल में यही पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं जी, उस ऑर्बिट की एनर्जी को कैसे निकालते हैं जी, स्पेसिफाई है वो, स्पेसिफाई आपके दिमाग में पिक्चर है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिट बोले तो n = 1, सेकंड ऑर्बिट बोले तो n = 2, और इस फॉर्मूले में पुट करोगे z की वैल्यू 1 और n की वैल्यू पुट करते रहोगे तो आपको अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी पता लग जाएगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में तो रिवॉल्व करते ही हैं, जहां रिवॉल्व कर सकते हैं, जहां वो जा सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी वैल्यू असाइन फॉर ईच ऑर्बिट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। दूसरा, वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम एंड आयंस ओनली, स्वाभाविक है 1 इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, एंड इनवैलिड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स और आयंस। तो ओवरऑल बोहर मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफाइड ऑर्बिट में घूम रहे हैं, एक उसका पाथ है, सर्कुलर लगा लो या एवरेज अगर आप बात करो प्रैक्टिकली जो है एलिप्टिकल पाथ लगा लो, मतलब स्पेसिफाई है हमारे दिमाग में, पिक्चर क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में घूम सकते हैं और घूमते भी हैं एटम्स में, ठीक है। लेकिन अब आ जाइए क्वांटम में। क्वांटम मैकेनिक्स में
नो ऑर्बिट लाइक स्ट्रक्चर अराउंड न्यूक्लियस। इस बात को ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि ऑर्बिट जैसा कोई स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के बाहर होता ही नहीं। मतलब जो गोल गोल और एलिप्टिकल पाथ की बात आपके दिमाग में चल रही है ना, ऐसा वैसा कुछ नहीं है भैया। और अभी आपको याद दिला दूं, हालांकि मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, डी ब्रोए, नाम तो सुना ही होगा, डी ब्रोगली जिसे कहते हैं, डी ब्रोगली, पर एक्जैक्ट नेम इज डी ब्रोए, पढ़ लेना, देख लेना। तो डी ब्रोए में आपने मैटर वेव के बारे में पढ़ा होगा। और मैटर वेव क्या होता है हम एक्सप्लेन करेंगे कि हैवी मूविंग मटेरियल पार्टिकल जब मूव करता है तो उसके साथ वेव लेंथ, उसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है। जी हाँ, तो स्क्रोडिंजर इक्वेशन वन ऑफ द फेमस इक्वेशन, और क्वांटम मैकेनिक्स यही कहता है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है कि एवरीथिंग इज नॉट ए मैटर, इट्स अ वेव। समझिए मेरी बात को। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स ने ये बात खत्म ही कर दी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट यानी कि क्लोज पाथ जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन है तो कैसे फाइंड आउट करें, कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए यूज किया गया वेव इक्वेशन। अभी मैं सिर्फ आपको उस वेव इक्वेशन की एक फीलिंग दे रहा हूं। अच्छा, वो किस पे डिपेंड करता है? उसके कोऑर्डिनेट्स पे। कोऑर्डिनेट्स पे कैसे? इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन कितनी दूर है, इतनी दूर है, इतनी दूर है, यहाँ है, वहाँ है, तो स्पेस कोऑर्डिनेट कितनी दूर है। अभी आप बोर मॉडल में क्या निकाल रहे थे? उसकी रेडियस निकाल रहे थे, कितनी स्पीड से वो घूम रहा है वो निकाल रहे थे। लेकिन स्क्रोडिंजर इक्वेशन क्या कहता है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहता है, वो इलेक्ट्रॉन को नहीं देख रहा है, बल्कि वो देख रहा है वेव्स है, जो उस जहां जहां वेव है वहां वहां इलेक्ट्रॉन मौजूद है। मतलब कहने का ये, एंड दैट वेव इक्वेशन जो मैंने लिखी है अभी, दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट से ही टाइम इंडिपेंडेंट को निकाला गया एक्चुअल में। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये -h²/2m इंटू डेल स्क्वायर, ठीक है, ये पोजीशन कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। ऑपरेटर है ये, ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर, करली बाय करली, डेल स्क्वायर है तो करली बाय करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर। देख रहे हो आप, एक्स वाई जेड पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे। प्लस में वी आर लिखा है मैंने, वी बोले तो पोटेंशियल एनर्जी, ब्रैकेट में आर लिखा है ना, तो पोजीशन कोऑर्डिनेट के टर्म्स में। और ये जो त्रिशूल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जिसने हिला के रखा है सिस्टम को, ये है वेव फंक्शन। समझ में आई बात? एंड दैट इज इक्वल टू, मतलब इस वेव फंक्शन के ऊपर ये एक तरीके का जो ये है ऑपरेटर है, एनर्जी ऑपरेटर। तभी एनर्जी ऑपरेटर कोरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी, ई इंटू में क्या बोलते हैं इसको, साई आर, जाई, ठीक है ना, इट्स नॉट काई, इट्स जाई, ठीक है ना, जाई फंक्शन। काई अलग होता है, काई क्या होता है, काई ये होता है ससेप्टिबिलिटी, काई ई आ गया तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, काई एम आ गया तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये जाई होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या कहती है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है अल्टीमेटली, कि इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन से। और सॉल्यूशन का मतलब क्या, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आप मैथ्स की टर्म्स में सोचो कि वो एक ऐसा फंक्शन जो इस इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई कर दे। समझना मेरी बात को, ठीक है। और वो सॉल्यूशन किस टर्म्स में आएगा, ऑब्वियसली जो वेरिएबल है वो जो फाइंड आउट कर रहा है। ये जो साई है ना, इसका नाम क्या है, वेव फंक्शन, लेकिन इसका नाम देखिए स्टेट वेरिएबल, और ब्रैकेट में ऑर्बिटल। थोड़ा सोचिए, क्वांटम मैकेनिक्स में ऑर्बिटल किसे कहा गया है? ऑर्बिटल मतलब एक एनर्जी, एक स्टेट वेरिएबल होता है, एक एनर्जी स्टेट होता है, एक स्पेसिफिक कोई पाथ वाथ कुछ नहीं होता। ये ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे में साई गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस रीजन्स। देखा, जैसे यहाँ पे क्या पढ़ते थे बोर मॉडल में, फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस अलग, दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पहुंच गया तो उसकी रेडियस अलग, एनर्जी अलग, स्पीड अलग।
अलग अलग स्टेट में आप ऐसे डिफाइन करते थे वहाँ पे, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या कर रहा है? क्वांटम मैकेनिक्स में आप साई वेव फंक्शन जो है इसकी हेल्प से अलग अलग रीजन्स में, मैं ऑर्बिट नहीं बोल रहा हूँ, रीजन्स में, नज़दीक है, दूर है, कहाँ है, इसलिए वो पोजीशन कोऑर्डिनेट पे भी डिपेंड करता है, टाइम पे भी डिपेंड करता है। बट यहाँ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की बात हो रही है तो टाइम डिपेंडेंट है, तो वो टाइम पे ऊपर भी डिपेंड करेगा, स्वाभाविक है। कोऑर्डिनेट्स दोनों होते हैं, स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम कोऑर्डिनेट बोथ। और ये जो मैंने लास्ट में लिखा है ना, जैसे आप मैथ्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, कॉइन उछाला तो हेड या टेल आएगा, तो 1/2 लिखते हो ना आप, दोनों में से एक तो आएगा समझ रहे हो? तो इसी तरह से कन्फर्म है इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा, कहीं भी सर्च कर लो मिले तो गा, इसीलिए इसे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहते हैं। डिटेल में बाद में जाऊंगा। -∞ से +∞ इंटीग्रेशन का साइन, मतलब कोई जगह नहीं छोड़नी, सब जगह से सर्च कर लो इलेक्ट्रॉन को। साई वेव फंक्शन x, t आपको कहते तो टाइम डिपेंडेंट है। आगे देखो ना क्या लिख रखा है, 1 = x, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा ना x और t की टर्म्स में, उसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे, जब आप उसका क्या बोलते हैं मॉडुलस का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन देगा इंटीग्रेशन वगैरह करने के बाद, तो वो 1 के इक्वल देगा, और हम सब जानते ही हैं। तो अल्टीमेटली आप जो ये कह रहे हो, ये जो देख रहे हो, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो यही बताना चाह रहा हूँ कि वेव फंक्शन है, सॉल्यूशन है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन है अल्टीमेटली। तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का क्वांटम मैकेनिकल टूल जाई है, जाई, ये ध्यान रखना। इज दैट क्लियर? तो जाई जहाँ पे जिसकी वैल्यू बता रहा है, तो वो क्या बता रहा है? पर्टिकुलर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी को दर्शा रहा है, इसकी तरह से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, ये फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या है ये मैं पहले आपको बता दूं। बोहर मॉडल में ये कहा गया था, जो थर्ड पोस्टुलेट्स था, थर्ड पोस्टुलेट्स ये था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन यानी कि हाइड्रोजन एटम अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो डी एक्साइटेशन के दौरान उन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर रेडिएशंस निकलती हैं। ध्यान से सुनिए, क्या बोला मैंने कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाता है, एक्साइटेड स्टेट में कौन? ऑर्बिट्स, जो हायर एनर्जी ऑर्बिट्स होते हैं, तो जब वो वहां से डी एक्साइट होकर वापस आता है तो वो एनर्जी निकालते हैं, और वो एनर्जी, वो जो फोटोन, उनकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर, ये। और इसको जो मैंने बोला ना फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंटली बोहर के इस पॉइंट को इन्होंने वेरीफाई किया। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स कब किया? 1914 में। नोबेल प्राइज कब मिला? 1925 में। और उन्होंने क्या पढ़ा, किस तरह से, किसके ऊपर अप्लाई किया उन्होंने ये? दे स्टडीड स्पेक्ट्रम ऑफ मरकरी वेपर, यानी कि जो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन वाला जो प्रोसेस है और उस दौरान एनर्जी का निकलना, इस पोस्टुलेट्स का इस्तेमाल उन्होंने किया। मरकरी गैस ली, यानी कि मरकरी जो है कंटेनर में उन्होंने लिया वेपराइज फॉर्म में, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने ये इम्प्लीमेंटेशन, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा। आपके सामने अब ये जो दो डायग्राम हैं, ये फर्स्ट है डायग्राम और ये डायग्राम सेकंड है, यानी कि इस फर्स्ट के बाद सेकंड डायग्राम ये है। पहले ही हम इसको पढ़ेंगे क्या है ये। एक्चुअल में ये आपको दिखाया गया है मरकरी वेपर जब अपने ग्राउंड स्टेट में होता है। एक्चुअल में ग्राउंड स्टेट होता क्या है? नेचुरल स्टेट, जब भी कोई एटम अपने नॉर्मल लेवल पर है, उसको किसी एक्सटर्नल एनर्जी जो है उसको नहीं दी जा रही, तब तक कहते हैं कि वो ग्राउंड स्टेट में है, अपने नॉर्मल स्टेट में है, ठीक है। जैसे ही एक्सटर्नल कोई एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो ऑब्वियसली जब कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो अपने नॉर्मल लेवल से तो ऊपर ही उठेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी अब ज़्यादा हो जाएगी, और जब ज़्यादा एनर्जी उसमें आ जाती है तो हम उसे एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। तो इसी तरह से पॉइंट क्या है, ज़रा ध्यान दीजिए कि ये मरकरी वेपर का इनिशियल स्टेट है।
क्या हुआ, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक फास्ट मूविंग जो है इलेक्ट्रॉन जो हैं, उन्होंने मरकरी वेपर में जो है मरकरी वेपर्स को उनसे स्ट्राइक करवाया। आई मीन टू से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्राइकिंग आर कोलाइडिंग विद द मरकरी एटम्स। तो जैसे ही ऑब्वियसली मरकरी एटम जब वो टकराएंगे तो मरकरी के जो वेपर हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। तो मरकरी वेपर में मरकरी एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड लेवल पे जाएगा। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ई फॉर एनर्जी, स्मॉल ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। और मरकरी के अंदर जो एनर्जी गैप है एक्साइटेड स्टेट का वो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और स्वाभाविक है कि जो आप इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो उसकी एनर्जी इस एनर्जी डिफरेंस से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगा, तभी वो मरकरी के इलेक्ट्रॉन को उसके नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर ले जाएगा। अगर इससे कम एनर्जी दोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं इन द सेंस एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन ये मरकरी का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल पे नहीं जाएगा। तो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो भी है उसमें से 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब मरकरी एटम का इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो चला जाएगा एक्साइटेड लेवल पे, और फिर जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कितनी रह जाएगी, ई माइनस 4.9, क्योंकि 4.9 तो एब्जॉर्ब इसने कर लिया ना, मरकरी के इलेक्ट्रॉन ने, मरकरी एटम ने कह लो आप एक तरीके से, ठीक है। तो ऐसे में ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गया वो। अब सेकंड केस देखिए, कोई भी एटम जब अपने एक्साइटेड स्टेट पे जाता है तो वो अपने नॉर्मल स्टेट में आता ही है। ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है ना। और आपको मालूम भी होगा, तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि वो एनर्जी निकालेगा, वो एनर्जी जो रेडिएशन हो, जो एनर्जी होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, उस फोटोन की एनर्जी तो हमें मालूम है कि वो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर की ही एनर्जी निकाल रहा है। लेकिन सवाल मैंने यहाँ पे देखो क्या कर रखा है, लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको एक न्यूमेरिकल में तब्दील कर दिया मैंने। अब आपको इसका वेवलेंथ निकालना है, किसका, जो इमर्जिंग फोटोन है, जो इमर्जिंग रेडिएशन है, उसकी वेवलेंथ आपको निकालनी है। अब आपको एनर्जी तो मालूम ही है, क्या, E इज इक्वल टू 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई जितनी एनर्जी का ये फोटोन निकल रहा है। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू एच न्यू। अब अपने को वेवलेंथ निकालनी है, तो इसका मतलब साफ साफ है, क्या है जी, कि 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। हो गया एच सी बाय लैम्डा, ठीक है जी, एच सी बाय लैम्डा। अपने को लैम्डा निकालना है, तो करना क्या है, लैम्डा इधर और 4.9 डिवाइड में, और h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34, c कितना है 3 इंटू 10⁸ लैम्डा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट किया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब वही काम करना है आपको, मैथमेटिकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लो, यही तो पेपर में काम आना है आपके, 10 की पावर को वगैरह वगैरह सबको, ठीक है। अरेंज करके स्क्रीन को पॉज करो और आंसर निकालो, ईमानदारी से 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। स्क्रीन को पॉज कर लो, तो आंसर कितना आएगा, 253 नैनोमीटर आएगा। मतलब क्या हुआ, 253 नैनोमीटर आपका आंसर आएगा। वेरीफाई कर लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख लेना, ठीक है। तो ये था फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने बोहर्स के पोस्टुलेट्स को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। अब मैं इस लीक से हटके एक न्यूमेरिकल पे आता हूं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही कहा कि एटॉमिक लेवल पे जब हम आते हैं तो क्लासिकल अप्रोच को छोड़ते हुए क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, जो क्वांटम फिजिक्स, जो क्वांटम अप्रोच हमारा वहाँ होता है, वो बहुत अच्छे से मतलब वहाँ वेरीफाई हो रहा है, एप्लीकेबल है।
लेकिन लार्ज स्केल पे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के केस में अगर आपको क्वांटम अप्रोच अप्लाई करने को कहा जाए तो क्या होता है, देखिए एक सैटेलाइट है जो मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ, ये हम सब जानते हैं। इन एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे में वो घूम रहा है इन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ 8000 किलोमीटर। तो कहता है फाइंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर दिस बाय एज्यूमिंग, अरे वाह, फाइंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो आपने अभी हाइड्रोजन एटम में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये तो ऑर्बिट को घुमा रहा है और घूम रहा है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चाहिए फॉर दिस बाय एज्यूमिंग। लेकिन एक लाइन स्पष्ट कह रहा है बाय एज्यूमिंग कि बोर्स एंगुलर मोमेंटम पोस्टुलेट फॉलो बाय इट, मतलब मानने को कह रहा है कि एक बार आप 1 मिनट के लिए मान लो कि प्लैनेटरी मोशन में बोर्स पोस्टुलेट अप्लाई हो रहा है, एक बार मान लो। अगर उस चीज को मान लोगे एक बार तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक बार निकाल के दिखा दो कितना आएगा। तो चलो देखते हैं, एक बार कैलकुलेशन आप करोगे, ठीक है। सारा पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं। अब बोहर पोस्टुलेट क्या था एंगुलर मोमेंटम का, L इक्वल टू mvr इक्वल टू nh/2π, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है आपको। mvr nh/2π हो गया, ठीक है। कुछ चीज मिस लग रही है क्या, एंगुलर मोमेंटम, हाँ देखिए 1 मिनट। तो n क्या है, पहले एक बार देख लो, n क्या है 2π m v/r डिवाइड बाय h। अब अपने को क्या क्या गिवन है, 2 आवर तो टाइम हो गया और 8000 किलोमीटर क्या हो गया आपका रेडियस हो गया, r दे दिया, पाई 2 और v और m। अच्छा v क्या आएगा, v क्या आएगा, ध्यान दो, v क्या आएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना 2πr, टाइम कितना t, अल्टीमेटली तो v की जगह क्या रखना पड़ेगा 2πr/t, क्योंकि टाइम दे रखा है ना 2 आवर का। तो यहाँ रखो 2π m/h, v की जगह क्या रखा 2πr/t और 1r पहले से था, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे है जो मैंने नहीं लिखी कि सैटेलाइट का मास कितना है। हाँ, सैटेलाइट का जो मास है वो मैं बता देता हूं। ए सैटेलाइट ऑफ मास 10 kg, मास 10 kg है इसका, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मास 10 kg है जी, तो मास 10 kg है। अब तो n इक्वल टू कितना आएगा 2π कितना 4π स्क्वायर, फिर mr² डिवाइड बाय h मल्टीप्लाई t। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके हाथ में है। n इक्वल टू 4π², आपकी मर्जी है 22/7 वाला कंसेप्ट लगाओ। रेडियस कितनी दे रखी है 8000 किलोमीटर दे रखी है, तो पाई हो गया 3.14 होल स्क्वायर, m हो गया 10, r² है 8000 किलोमीटर है, तो 8 × 10⁻³ किलोमीटर के 10⁻³ और 8 × 10⁻6 स्क्वायर आ गया, तो 64 × 10⁻12 डिवाइड में h की वैल्यू 6.6 × 10⁻−34। और रही बात टाइम की, तो टाइम कितना आएगा 2 आवर है, तो 2 × में 3600, आवर को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट को ध्यान में रखते हुए 3600 हो गया, 2 × 3600। फिर इसके बाद अब कैलकुलेशन पार्ट है, और क्या नाम है भैया, स्क्रीन को पॉज करके कैलकुलेशन कर लेना। मैं इसका ऑर्डर लिख देता हूँ कितना आएगा तकरीबन, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो जो इसका ऑर्डर आएगा करीब करीब 10⁻45 के ऑर्डर का आएगा ये। अब आप सोच के देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 10⁻45,
इतनी हाई, 1 2 3 तो छोड़ो, 10⁻45 कह रहे हैं। तो देख लो अब आपके सामने है कि किस तरह से क्वांटम कंसेप्ट को लार्ज स्केल पे अप्लाई करके देख लिया और उसका नतीजा देख लो क्या है कि नहीं। और स्वाभाविक है कि अगर आप एटम की एनर्जी का कंपैरिजन सैटेलाइट जितनी एनर्जी से मूव कर रहा है उसके साथ करोगे तो यही नतीजा निकलेगा भाई, है ना। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। तो ये कोई गलत भी नहीं है वैसे तो, लेकिन यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो क्लासिकल फिजिक्स को, क्वांटम फिजिक्स क्लासिकल फिजिक्स को ही अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है, पहले थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है, और जो हम बोहर मॉडल के बारे में पढ़ के आए हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। और एक बात जान लो, आपको मालूम भी है वैसे, ये एटम का पिक्चर रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से कि किस एटम का क्या नेचर है। बोले तो फिंगरप्रिंट होता है ये, ठीक है। जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं ना, उसी तरह से एटम के फिंगरप्रिंट भी अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग एटम हैं, अलग अलग नेचर के एटम होंगे। तो इसका मतलब है उनका जो रेडिएशन एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन के दौरान होगा उसका स्पेक्ट्रम भी अलग होगा। स्पेक्ट्रम एक्चुअल में होता क्या है? स्पेक्ट्रम रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना और रेडिएशन को एमिट करना, इन दो केसेस में डिवाइडेड है, जिसकी वजह से एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। अच्छा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब होता है कि मान लो आपने एक कंटेनर ले लिया और कंटेनर में गैस भरी हुई है, आपने उस कंटेनर में व्हाइट लाइट पास कर दी। मैं बोल रहा हूं क्या, व्हाइट लाइट को आपने पास किया उसमें से। अब व्हाइट लाइट के जैसे ही व्हाइट लाइट इस गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगी तो गैस के मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और वो क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एनर्जी कहां से एब्जॉर्ब की है, व्हाइट लाइट से। इज दैट क्लियर? अब ये गैस के नेचर पे डिपेंड करता है कि कौन सा एटम किस ग्राउंड स्टेट से किस एक्साइटेड स्टेट पे गया। इज दैट क्लियर? ये बिल्कुल नहीं होता कि नहीं ग्राउंड स्टेट से है तो सभी के सभी फर्स्ट पे गए। पॉसिबिलिटी है, लाखों करोड़ों एटम होते हैं, तो आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि नहीं ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे गया। फर्स्ट पे भी जा सकता है, कोई सेकंड पे भी जा सकता है। तो इस तरीके से ग्राउंड से फर्स्ट, ग्राउंड से सेकंड, ग्राउंड से थर्ड पे जाना, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग एनर्जी डिफरेंस के साथ जो एटम एक्साइटेड स्टेट पर पहुंचते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करके। तो इस तरीके से वो जो स्पेक्ट्रम बना रहे हैं वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। अब ये दिखने में कैसा होता है, ये डायग्राम मैंने समझाने की यहाँ पे कोशिश की आपके सामने। ये यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया था वाइट कलर का, और इस वाइट कलर में मैंने, आप देख रहे होंगे, देखने की कोशिश करिए कि ये ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन बोर्ड है ना, समझ रहे हो, तो इसीलिए ग्रीन कलर की जो ये लाइन आपको दिख रही है ना, तो ये वाइट नहीं है इस एरिया में। इसका मतलब क्या हुआ कि उस वाइट लाइट में से, उस वाइट बैकग्राउंड में से इस एनर्जी की जो रेडिएशन है ना वो एब्जॉर्ब कर ली गई हैं। किसके द्वारा? गैस के एटम के द्वारा, गैसियस वेपर के द्वारा, गैसियस मॉलिक्यूल के द्वारा। तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तैयार होता है। इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन बाद में जाएंगे 11th और 12th लेवल पे। 12th लेवल पे अभी नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये हमारे सिलेबस में है हाइड्रोजन एटम के 12th के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो, 12th के सिलेबस के हिसाब से। तो अभी मैंने आपके सामने जो ये लिख रखा, डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम है हाइड्रोजन एटम का। अब हाइड्रोजन एटम जब अपने एक्साइटेड स्टेट पर होता है और जब वो डी एक्साइट होता है तो वही वाली बात, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। अब उसको क्या नाम है, जब एनर्जी मिली तो वो एक्साइटेड स्टेट पे था। अब हमने ये तो कह दिया, एब्जॉर्प्शन के बाद हमने ये तो कह दिया कि एटम अपने एक्साइटेड स्टेट पे, तो भैया वो डी एक्साइट भी तो होगा।
तो जब वो डी एक्साइट होगा तब वो रेडिएशन निकालेगा। समझ रहे हैं ना आप? तो किस किस केस में, अभी हम हाइड्रोजन एटम के ऊपर फोकस करेंगे। तो बाल्मर जो थे, मैं नाम क्या ले रहा हूं, बाल्मर, स्वीडन के एक स्कूल के टीचर थे। उन्होंने स्वीडन के एक स्कूल के टीचर थे, उन्होंने हाइड्रोजन एटम के अंदर ये सीरीज नोट की। उन्होंने क्या देखा कि जब हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड स्टेट से अपने ग्राउंड स्टेट पर आते हैं तो उस केस में अलग अलग, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट एक तो है नहीं, फिक्स तो है नहीं, 1 2 3 4, 1 तो ग्राउंड स्टेट हो गया, सॉरी 2 3 4 5 6, तो कोई ग्राउंड स्टेट पे था, कोई सेकंड पे था, कोई थर्ड पे था, है ना। मतलब सेकंड का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इज दैट क्लियर? सेकंड एनर्जी स्टेट का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि फर्स्ट स्टेट का नाम है ग्राउंड स्टेट। ओके, सो द पॉइंट इज व्हाट, ये जो आप देख रहे हो 653.3 नैनोमीटर, ये अलग अलग, इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी यहाँ पे। लेकिन फिलहाल आप क्या देख रहे हो, ये जो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है, ग्रीन बोर्ड, ये डार्क बैकग्राउंड माना जाएगा। और जो व्हाइट आपको दिख रहा है, जो आप देख रहे हो व्हाइट लाइनें जो चौक से मैंने बनाई हैं, ये सब के सब हैं जो रेडिएशन निकल रही है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप समझ गए होंगे। तो जो एब्जॉर्ब करेगा तो व्हाइट में से उस चीज की कमी हो जाएगी, और जब एमिट करेगा तो अंधेरे के लिए तो ये रोशनी की बात हो गई, है ना। समझ पा रहे हैं ना। तो ये इस तरीके से बाल्मर सीरीज जो मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने ऑब्जर्व किया, उनको लाइट रेडिएशन जो है उनको नजर आने लगी, इसलिए विजिबल रीजन में उनका स्पेक्ट्रम नजर आता है जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो विजिबल स्पेक्ट्रम में भी आपको पता है कि अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं। आप रेड को देख पाते हो, आप वायलेट को देख पाते हो, अलग अलग कलर की लाइट होती हैं विजिबल रीजन में। तो सबसे पहला नाम है अल्फा, एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा, इस तरह से लास्ट में एच इनफाइनाइट। तो ये बाल्मर सीरीज जो है, बाल्मर सीरीज बोला मैंने, सीरीज वर्ड यूज करते हैं ना। सीरीज का मतलब एक के बाद एक रेडिएशन, ग्रुप ऑफ लाइन जो निकल रही हैं। हाइड्रोजन एटम जब डी एक्साइटेशन प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने ग्राउंड स्टेट पर आता है तब। क्लियर है? तो चलिए अब चर्चा करेंगे पहले आपको, ये जो आप राइट साइड में डायग्राम देख रहे हो इसके बारे में। ये है हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इसमें आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो डायग्राम बनाया गया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो डायग्राम बनाया गया है, इस डायग्राम में सारी की सारी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको बताने की कोशिश की गई है। जरा ध्यान दीजिए, ये आपका वाई एक्सिस पे एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्स एक्सिस जो है ये एनर्जी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल में एनर्जी स्टेट को दिखाया गया है, और हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। अब हाइड्रोजन एटम का बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान है ही, -13.6 अपॉन में n स्क्वायर। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एनर्जी -13.6, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, -3.4। तो गैप तो ज्यादा हो गया। n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो -1.5, 4 पुट करेंगे तो -0.85, इस तरीके से 5 6, और लास्ट में जब आप n की जगह क्या पुट करोगे, इनफाइनाइट। ये 0 n नहीं है, ये 0 का मतलब एनर्जी इज 0। इज दैट क्लियर? और n इनफाइनाइट के बाद अगर आप आगे जाओगे तो मैंने क्या लिखा हुआ है, आयोनाइज एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल चुका, एटम तो अब आयोनाइज हो लिया। समझ में आएगी बात? तो 0 के बाद तो कुछ नहीं है ना, एटम इज आयोनाइज्ड, इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, अब लामन सीरीज देखो, इसका शॉर्ट फॉर्म भी मैंने आपके सामने रख रखा है, वेरियस स्पेक्ट्रम सीरीज है, डायरेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, बस शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं LBPBP। LBPBP। अब आप सोचेंगे सर ये शॉर्ट कैसे कैसे याद करें। देखो, अगर आप BPBP पे जाओ तो लामन, फिर बाल्मर, फिर पास्चन, फिर ब्रैकेट और फिर पीफंट। ठीक है, तो बाल्मर और पास्चन, इन अच्छा दोनों बी को देखो, इन दोनों बी में से कौन सा बी पहले आएगा, अगर इस कंफ्यूजन से बचना है तो बाल्मर पहले आएगा,
और ब्रैकेट, क्योंकि अल्फाबेटिकली बाल्मर BAL ब्रैकेट BRAC है ना, BRACKETT। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अल्फाबेटिकली B पहले आ रहा है, कौन सा बाल्मर वाला भी पहले आ रहा है, तो ये B हो गया। और पास्चन में और पी फंड में भी यही है, PAS और पी फंड में PF है ना, तो आप समझ गए होंगे। तो LBPBP तो एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म हो जाता है, याद करने में इजीनेस रहेगी, आसानी रहेगी। अब दूसरी बात, ये एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है। बाल्मर ने सबसे पहले जो फाइंड आउट किया था 1/λ R इंटू में 1/2² माइनस 1/n²। अब जरा ध्यान दें यहाँ पे, जो 2 है, ये 2 का मतलब है ग्राउंड स्टेट। किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए? विजिबल रीजन के लिए। और एटम कहां से आ रहा है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट से। थर्ड एक्साइटेड स्टेट नहीं, थर्ड स्टेट, सॉरी। एक्साइटेड स्टेट तो कौन सा कहलाएगा? वो सेकंड नंबर का। लेकिन बाल्मर के लिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना, मतलब आप काउंट करो 1 2 3। 1 बोले तो ग्राउंड होता है, पेपर में न्यूमेरिकल जिस हिसाब से आता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2, फिर ये देखो 3 से 2, उसके बाद 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2। तो अगर आप इस केस में n की वैल्यू लिखेंगे ना, n क्या रहेगा इसमें? तो इस केस में n की वैल्यू आएगी 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और जब आप लेमन की बात करेंगे तो इस केस में n की वैल्यू आएगी 2, 3, 4, 5, इस तरह से। इस तरह से जब आप पास्चन की बात करेंगे तो समझ गए होंगे आप, n की वैल्यू क्या आएगी? 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और फिर जब आप इसकी बात करेंगे ब्रैकेट की, तो n की वैल्यू 5, 6, 7। और जब आप इसकी बात करेंगे n की वैल्यू 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में वेरियस, आप देख रहे हो, वेरियस सीरीज आपको नजर आएंगी। और नजर इन द सेंस, बाल्मर ने देखा उसको, दिख रहा है तो विजिबल रीजन। लामन का जो रेडिएशन था, जो सीरीज थी, वो अल्ट्रावायलेट रीजन में थी, UV लिखा हुआ है, देखो UV। और ये विजिबल, और बाकी तीनों इंफ्रारेड, बाकी तीनों इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में हाई, मिड और लो, इस तरीके से है। इज दैट क्लियर? तो ये कुल मिलाकर के, अच्छा R क्या है? R है रिडबर्ग कांस्टेंट। उसका एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला भी है, एक्सपेरिमेंटली वो है ये ME4 डिवाइड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H²C। सबके बारे में आपको बताया, सब कांस्टेंट कौन कौन से हैं, सभी कांस्टेंट के बारे में आप अच्छे से जानते हो। सबकी वैल्यू को अगर एक्सपेरिमेंटली पुट किया जाए तो आता है 1.03 इंटू 10⁻⁷। लेकिन बाल्मर के एम्पेरिकल फॉर्मूला से, जब उसने फॉर्मूला डिराइव पहले किया था, तब 1.097 इंटू में 10⁷ पर मीटर, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो हालांकि जो ये आप बाल्मर सीरीज में जो ये अलग अलग वेवलेंथ देख रहे हो, इसको 1.097 का यूज करके कैलकुलेट किया गया है। अब आप देखो कि जो ये विजिबल रीजन है, इसके अंदर भी जो ये लाइनें निकल रही हैं, इनके बीच में गैप इक्वल नहीं है। जो सबसे पहली वाली लाइन है और जो सेकंड नंबर पे है और जो थर्ड पे है, लगातार गैप डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप इस डायग्राम को देख के समझो। देखो मेरी बात सीधी सुनो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? hc/λ, रेडिएशन की एनर्जी का। तो एक बात बताओ, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी, लैम्डा कम होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसका मतलब आपको क्या लगता है कि जब बाल्मर सीरीज में n = 3 से n = 2 पे जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जब एटम अपने इस स्टेट में आ जाएगा n = 2 में, तो वो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, या फिर जब वो 4 से 2 पे आएगा तब एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है? स्वाभाविक है, जब वो 4 से 2 पे आएगा तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। तो अगर आप 3 से 2 और 4 से 2 की तुलना करें, तो दोनों में जो रेडिएशन जो निकल रही है, उसमें वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? सोचिए, 3 से 2 की। क्यों?
क्योंकि एनर्जी गैप कम है, और जब एनर्जी गैप कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। इसीलिए पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, जो ये आपके सामने लिखी हुई ना 1 2 3 4 5 पांचों से सीरीज लिखी हुई हैं, इन पांचों सीरीज के ऊपर पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, और आता भी है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बाल्मर सीरीज, या पी फंड सीरीज, या ब्रैकेट सीरीज, या पास्टन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो इस रीजन की, अल्ट्रावायलेट रीजन की। तो ये कैसे करेंगे हम, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं अपने न्यूमेरिकल से, ठीक है। अब देख लो भाई, क्वेश्चनों की भरमार आ रही है अब आगे, ठीक है। जितने क्वेश्चन आप कर सको कर लेना आप, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो मैंने लिख रखा है ना इन सब में, इसी पे 4-5 क्वेश्चन DSSB में आए हुए हैं। बताओ आर की वैल्यू देख रहे हो आप, रेडबर्ग कांस्टेंट, एम्पेरिकल फॉर्मूला से ये है, एक्सपेरिमेंटली जब उस एम्पेरिकल फॉर्मूला को जब प्रूफ किया गया ना, तो उसकी वैल्यू 1.03 × 10⁻7 आई। तो करेक्ट वैल्यू कौन सी है, करेक्ट वैल्यू ये है नीचे वाली, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि रेडबर्ग कांस्टेंट की कौन सी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, और उसमें ऑप्शन दोनों दे रखे हैं। तो करेक्ट वैल्यू कौन सी हुई, 1.03 × 10⁻7 पर मीटर, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आया हुआ है, इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है कि मान लो ये पांचों सीरीज हैं, इनमें से कौन सा सीरीज किस रीजन में लाई करता है। जैसे क्वेश्चन आया हुआ था कि लामन सीरीज कौन से रीजन में लाई करता है स्पेक्ट्रम के, तो अल्ट्रावायलेट। ऐसे ही बाल्मर के बारे में पूछ सकता है, ऐसे आपसे ब्रैकेट के बारे में, पी फंड, और तो वो तो इंफ्रारेड रीजन हो गए तीनों के तीनों। अच्छा एक बात का ध्यान रखो, एक क्वेश्चन हो रहा है वह कैसे, अब मान लो किसी भी सीरीज का आपसे पूछ लेगा, मान लो लामन सीरीज है या बाल्मर है या पास्टन है, किसी भी सीरीज के लिए पूछ लेगा कि उस रीजन की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, या पूछ लेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी उस सीरीज से जो स्पेक्ट्र जो रेडिएशंस निकल रही हैं। तो सबसे बड़ी बात अभी मैंने पहले बताया कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है एनर्जी का डिफरेंस क्या होना, कम होना। जितना एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा तो समझ लो जितना एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतनी शॉर्ट हो जाएगी। तो सपोज करो कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, लामन बाल्मर पास्टन। मान लो मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट दोनों निकाल लेते हैं। फाइंड द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। चलो मैं बाल्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकाल देता हूँ, प्रूफ भी हो जाएगा जो आपको भी मैंने डायग्राम बना के दिखाया था। बाल्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज कर लो। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा। तो बाल्मर सीरीज में सेकंड स्टेट जो है वो इनिशियल स्टेट है, और किस किस स्टेट से रेडिएशंस जो हैं निकल रही हैं उस केस में, जब एमिशन स्पेक्ट्रम हो रहा है, जब डी एक्साइटेशन हो रहा है, तो थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में, फिफ्थ से सेकंड में। तो मैंने पूछा गया है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी, जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी के। तो इसीलिए 3 से 2। तो यहाँ पे जो बाल्मर सीरीज का फॉर्मूला है वहाँ आपको क्या पुट करना पड़ेगा, एन की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी। तो 1/3 = R, और फिर आपके पास 1/2 स्क्वायर माइनस में 3 स्क्वायर, यानी कि अब आप सोल्व कर लो, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आने वाला है, ये 9 - 4 यहाँ से, 9 × 4 = 36, तो ये 36 तो हो जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 9 - 4 यानी कि 5R। कई बार इन टर्म्स ऑफ R भी पूछ लेता है, तो चलो वो भी अपने को पता होना चाहिए। और 36 अपॉन में 5, R की वैल्यू 1.097 × 10⁻7 ले लो। तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 36 अपॉन में 5 करोगे तो 7.2, डिवाइड कर लो भैया 1.097 से, इंटू में 10⁻⁻7। तो आपके पास करीब करीब जो आंसर आएगा 6.563
इंटू 10⁻⁻7 आएगा। अब आपकी मर्जी है, आप इसको ऐसे रखो, ऑप्शन में दे रखा है तो, लेकिन अगर नैनोमीटर में दे रखा हो तो डेसिमल को 2 प्लेस आगे बढ़ाना पड़ेगा -9 करने के लिए। तो 656.3 इंटू 10⁻⁻9 हो जाएगा और -9 होते वो आ गया नैनोमीटर। तो ये आ गई लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। समझ में आई बात किसकी? बाल्मर सीरीज की। अच्छा, क्वेश्चन और कैसे आ सकता है? और कैसे क्वेश्चन आ सकता है ये देखो। मान लो आपसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहा है, लेकिन किस सीरीज की? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशो पूछ रहा है आपसे। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशो बाल्मर और किसका? पास्चन का। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशो पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। तो कैसे करेंगे? चलो भाई, अब मैंने बाल्मर निकाल दिया था ना, तो इस तरह से अगर मान लो पास्चन का निकालना हो तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? यहाँ पे अपने को पास्चन वाला पार्ट करना पड़ेगा। तो लैम्डा ऑफ पास्चन डायरेक्ट कर दूं? देख लो, अगर डायरेक्ट हो जाए तो दिक्कत नहीं आए तो पास्चन में लॉन्गेस्ट कब होगा? जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा। तो यहाँ का इनिशियल स्टेट तो 3 है, तो 3 से 4 एनर्जी डिफरेंस 4 से 3 जब आएगा ना, ये तो 4 से 3, 5 से 3, हाँ तो 4 से 3 वाला पार्ट रहेगा यहाँ पे। तो इसमें क्या आएगा? ये एनर्जी डिफरेंस कम हो गया तो यहाँ पे वेवलेंथ सबसे ज़्यादा आएगी लॉन्गेस्ट। तो n की वैल्यू 4 पुट कर दो, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। 4 स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 स्क्वायर कितना होता है? 9। 16 - 9 कितना बन गया? 16 - 9 कितना बन गया भाई? देख लो। 7 आ गया। और नीचे कितना आ गया? 9 इंटू में 16। 9 इंटू में 16। तो पलट दो उसको, तो लैम्डा कितना आएगा पास्चन का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में? 9 मल्टीप्लाई में 16 डिवाइड में 7R। देख रहे हो आप क्या आ गया? 7R आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप ये मत देखना कि भैया अपने को R की वैल्यू पुट करके निकालने की जरूरत है। ना 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 ना, रेशो निकालना है ना, तो इन टर्म्स ऑफ R भी आप उसको रख सकते हो। रेशो निकालना है, बस हो गया। तो आपके पास आपकी मर्जी है कि आपको बाल्मर और पास्चन निकालना है, तो मैं काम करता हूँ लैम्डा बाय बाल्मर कर देता हूँ। लैम्डा बाल्मर कर देता हूँ, यानी कि बाल्मर सीरीज का जो लैम्डा फॉर्मूला आता है 36/5R। 36/5R। तो R से R कैंसिल हो गया, ये पलट गया, तो 9 इंटू 16/7 और ये 5/36 हो गया। ठीक है जी, तो ऐसे R से R कैंसिल हो गया आपके सामने, और 4 4 जा 16, 4 9 जा, अरे वाह बन गई है तो बात। 4 9 जा 36, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 5 जा 20/7, यानी कि 20/7 आ गया पास्चन और बाल्मर। मैंने बाल्मर पास्चन पूछा था, उल्टा कर दो उसका। तो लैम्डा पी पास्चन यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन सीरीज डिवाइड बाय लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज इक्वल टू कितना आ रहा है? 20/7। बस आप उसका रेसिप्रोकल कर देना क्वेश्चन के हिसाब से, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा 7/20। ठीक है, तो एक इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, और ये आए भी हुए हैं, आ सकता है और आए भी हुए हैं। ठीक है ना, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन एटम इज लैम्डा। फर्स्ट लाइन समझते हो? फर्स्ट लाइन समझते हो? फर्स्ट लाइन का मतलब ये, ठीक है, मतलब वट एवर द पॉइंट, जो भी बाल्मर वेवलेंथ जो भी है लैम्डा, उसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करने नहीं जा रहे। उसने बोला लैम्डा, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ कोरस्पॉन्डिंग लाइन इन द लिथियम 2+ एटम। यानी कि अभी तक बाल्मर सीरीज जो आपने ये जो स्पेक्ट्रम पढ़ा है। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन सुनो आप एक ध्यान से। ये जो स्पेक्ट्रम है ना, ये एक तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए है। अब उसमें चाहे हाइड्रोजन एटम आ गया, चाहे आपके पास हीलियम पॉजिटिव आयन आ गया, लिथियम 2 पॉजिटिव आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए जो है बोर मॉडल अनस्टेबल था। मतलब आप ये कह सकते हो कि कुड नॉट एक्सप्लेन। और एक बात और बता दूं आपको मैं, बोर मॉडल के ड्रॉबैक की बात अगर आई गई तो दूसरी बात ये थी कि जो ये सीरीज निकल रही है ना, जो ये स्पेक्ट्रम निकल रहा है, इनकी वेवलेंथ अपने को मालूम है
कितनी एनर्जी से निकल रहे हैं वो सब मालूम है, फ्रीक्वेंसी मालूम कर लेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन इनकी इंटेंसिटी जो है, जो लगातार इंटेंसिटी कम होती जा रही है, उसके बारे में बोर मॉडल के पास कोई जवाब नहीं था। बोलते हैं रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल सीरीज कुड नॉट एक्सप्लेन बाय द बोर्स मॉडल ऑफ एटम, इट वाज द ड्रॉबैक। सुन लेना ध्यान से, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज लैम्डा है, तो ये कह रहा है लिथियम 2+ है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ आपको निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान दो। देखो भाई क्या है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अब अपने को बाल्मर सीरीज हाइड्रोजन एटम के लिए तो याद है कि 1/λ इक्वल टू R इंटू 1/2² माइनस 1/n², ये तो सबको मालूम है। लेकिन हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बाल्मर सीरीज क्या होगी या रिस्पेक्टिव सीरीज क्या होगी, उसका फॉर्मूला और देख लो। कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई में Z² कर देना, ये ध्यान रखना। मल्टीप्लाई में क्या करना है, Z² करना है, Z², ठीक है जी। ये Z² करते ही हो गया काम खत्म। तो क्या करना है, अब फर्स्ट लाइन निकालनी है तो थर्ड से सेकंड तो आना ही है। तो इसका मतलब बाल्मर सीरीज चाहे हाइड्रोजन के लिए लो या लिथियम 2+ के लिए, तो ये वाला फैक्टर दोनों में सेम रहेगा, R दोनों में सेम रहेगा। यानी कि मैं रिपीट करूं, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है ये, फर्स्ट लाइन होगी थर्ड से सेकंड पे, ये फर्स्ट लाइन होगी, ठीक है। अब बाल्मर उसका लिथियम 2+ का कुछ भी बनता हो चाहे, लेकिन फर्स्ट लाइन की कोरेस्पॉन्डिंग क्या है कि ये वेवलेंथ लैम्डा है, तो अपने को वही बताना है। डायरेक्ट उन टर्म्स में बता रहा हूं ना, क्यों हर एक चीज को एक्सप्लेन करें, ठीक है ना। लिथियम 2+ का एनर्जी निकालो, डिफरेंस निकालो, इतना लंबा चौड़ा काम करने की जरूरत ही नहीं है। बाल्मर सीरीज के हाइड्रोजन एटम को रेफरेंस मानना है, उसके टर्म्स में बता देना। जैसे अपन लोग वो नहीं करते कि मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 है, बस वही करना है यहाँ पे कि हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट लाइन की कोरेस्पॉन्डिंग में लिथियम 2+ का जो फर्स्ट लाइन है बाल्मर सीरीज का, वो कितना होगा, उसका वेवलेंथ कितना होगा, वो कैलकुलेट करना है। हो गया, तो हो गया क्या, ये चीज सेम होगी। तो बचा कौन, लैम्डा और Z²। तो डायरेक्ट ऐसे क्या करना चाहिए, जो कांस्टेंट हो ना ऐसे में कंपैरिजन जब आ जाए, तो कांस्टेंट वाले पार्ट को तो कर दो ओमिट कर दो। तो 1/λ और यहाँ लिख दो आप हाइड्रोजन, और लैम्डा यहाँ लिख दो आप लिथियम। और क्यों, क्योंकि लैम्डा Z² इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। तो लैम्डा H अगर यहाँ है तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर आएगा वो आएगा हाइड्रोजन का, उसका स्क्वायर, डिवाइड में लिथियम है तो यहाँ जो आएगा Z एटॉमिक नंबर किसका आएगा, लिथियम का, ठीक है। लिथियम 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो निकालने हैं, एटॉमिक नंबर तो 3 है Z का। हो गया आप क्वेश्चन। तो लैम्डा ऑफ लिथियम 2+ डिवाइड बाय हाइड्रोजन का लैम्डा था इक्वल टू 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और लिथियम का 3, स्क्वायर है तो 1/9। हो गया ना। तो लिथियम डबली आयोनाइज्ड यानी कि 2 पॉजिटिव आयन का जो वेवलेंथ है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में हाइड्रोजन का 1/9 है, ठीक है। हाइड्रोजन का 1/9 है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको थोड़ा सा वही वाली बात है, फीलिंग लेते रहेंगे बीच बीच में यूजी और पीजी के कंटेंट की। एक क्वेश्चन आया था जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट के ऊपर बेस्ड। जीमन इफेक्ट बोलते हैं इसको, जीमन इफेक्ट, और एक आता है स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। स्टार्क इफेक्ट दोनों साइंटिस्ट के नाम है, लेकिन है क्या, इफेक्ट क्या है, किस चीज का इफेक्ट है ये जो स्पेक्ट्रम आप देख रहे हो ना, अगर इस स्पेक्ट्रम में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, क्या अप्लाई कर दें, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, स्टैटिक बोले तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो जो फील्ड लाइंस जो ये लाइन निकल रही है ना, इन लाइन का
इन लाइन का, ये लाइन जो होती है ना वो स्प्लिट हो जाती है। अब मैं उसकी अंदर की फिजिक्स पे नहीं जा रहा अभी। हाँ, इतना ज़रूर हिंट दे देता हूँ कि जो न्यूक्लियस का जो वो क्या बोलते हैं उसको, स्पिन जो होती है ना न्यूक्लियस की, और ऑर्बिटल जो क्या बोलते हैं उसको, स्पिन, ऑर्बिटल स्पिन, ऑर्बिटल मोशन और न्यूक्लियस की जो स्पिन होती है, उसका इंटरेक्शन इसमें होता है जीमन इफेक्ट में। लेकिन अभी फिर से मैं इतना बता रहा हूँ कि जीमन इफेक्ट क्या है कि जब आप किसी स्पेक्ट्रल लाइन में स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो तो जो वो स्पेक्ट्रल लाइन है वो स्प्लिट हो जाती हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जीमन इफेक्ट, एंड द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा भी गया है, ऑप्शन में दे रखा है कहीं कि बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड, अभी भी आया था DSSB 2021 में भी आया था कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिट हो जाना कौन सा प्रोसेस है इनमें से, तो जीमन इफेक्ट उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड के केस में। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हो तो स्टार्क इफेक्ट है। ठीक है, हो गया क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन क्या हुआ था कि क्वांटम नंबर जो हैं आपको पता होना चाहिए। n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं। कोई लिखा हुआ था इलेक्ट्रिक क्वांटम नंबर, होता ही नहीं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें से चौथा ऑप्शन, एक ऑप्शन ये था इलेक्ट्रिक क्वांटम नंबर। तो ध्यान रखना n, l, ml, ms। ठीक है, ये 4 क्वांटम नंबर के बारे में आप जानते हो। n बोले तो प्रिंसिपल, l बोले तो ऑर्बिटल, ml बोले तो मैग्नेटिक, ms बोले तो स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैंने आपको हर जो स्पेक्ट्रल सीरीज में जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बताने की कोशिश की है। और आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है कमेंट ज़रूर करिए कि आपको कैसा समझ में आया। इससे मोटिवेशन मिलता है सामने कि आपके लिए मैं और अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। ठीक है, अच्छा तो मैं लेके आ ही रहा हूँ, और भी अच्छे से और भी तरीके से एक मोटिवेशन जो है आपकी तरफ से मुझे चाहिए, जो ज़रूरी भी है। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, ठीक है ना, तो डेली वही वाली बात है, कंसिस्टेंसी के साथ अगर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।